नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ हैं मनीष शर्मा जी। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं मनीष जी का। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार अवनीश जी एंड आपके सभी दर्शकों को हार्दिक अभिवादन। जी दर्शकों, प्रारब्ध के इस मंच पर हमने हमेशा प्रयास किया है कि जब हम किसी मुद्दे पर बात करें, किसी विषय पर बात करें, तो उस विषय के विषय विशेषज्ञ से अवश्य बात करने का प्रयास करते हैं। हम जब राजनीति पर बात करते हैं तो यही वजह है कि अगर हम बंगाल की राजनीति पर बात करते हैं तो बंगाल के राजनीतिक जमीन से निकल के आने वाले किसी सूत्र से, किसी गेस्ट से बात करते हैं। इसी तरह अभी आज सुबह से पूरे विश्व भर में एक माइक्रोसॉफ्ट को लेके एक बात निकल के आई है कि उनका जो सेवाएं हैं माइक्रोसॉफ्ट की, या सर्वर कहिए, वो डाउन है। मनीष जी साइबर एक्सपर्ट हैं, मनीष जी से हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी स्थिति ये है कि इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, भारत, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के तमाम हिस्सों में इस समय एयरपोर्ट पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। बैंकिंग सेवाओं पर इसका असर पड़ा है। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ लीडिंग जो न्यूज चैनल है, टीवी न्यूज चैनल, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, उस पर इसका असर पड़ा है। यानी जहां जहां माइक्रोसॉफ्ट की सेवाएं इस्तेमाल की जाती हैं, वहां वहां इसका असर पड़ा है। अभी भी ये तय नहीं हो पाया है, या माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी ये नहीं बताया गया है कि ये समस्या कब तक रहेगी। मुझे लगता है कि कोविड जैसी महामारी के बाद ये पहली ऐसी घटना है जिसमें आप कह सकते हैं कि ये अब तक का विश्व का सबसे बड़ा साइबर एक्सीडेंट। मैं एक लेमन अंडरस्टैंडिंग से यही बोलूंगा। बाकी इसको तकनीकी रूप से क्या है ये पूरा मामला, जरा आइए जानते हैं मनीष जी से। मनीष जी, बिल्कुल आम भाषा में आप सबसे पहले तो हमारे प्रारब्ध के इस मंच पर दर्शकों को ये बताइए कि ये सारा कुछ है क्या हुआ क्या है। ओके अवनीश जी, मैं बिल्कुल सामान्य भाषा में बताऊंगा ताकि सबको समझ में आ सके। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि दुनिया में अभी अराउंड 90 to 90% जो कंप्यूटर्स हैं, 90% के आसपास जो कंप्यूटर्स हैं, उन सब में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। ठीक है, जो हम घर में अपने यूज करते हैं या ऑफिस के अंदर भी अगर आप देखेंगे जो यूज होता है वो आपका विंडोज बेस्ड है सिस्टम। और हर एक विंडोज सिस्टम के ऊपर आपको एक माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर करके एक सर्विस मिलती है। और इसके अलावा हर आदमी अपने हिसाब से कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसमें यूज करता है। कोई नॉर्टन यूज करता है, कोई कास्परस्काई यूज करता है। ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर है क्राउड स्ट्राइक, ये अमेरिकी कंपनी है और ये माइक्रोसॉफ्ट की पार्टनर है। तो जैसे जहां पे भी माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ओएस वाला सिस्टम लगेगा तो वहां पर वो उसके साथ में क्राउड स्ट्राइक भी इंस्टॉल करके देते हैं। अब इस सॉफ्टवेयर का काम है कि सिस्टम के अंदर जो आपके जो भी संदेश आते हैं या जो भी इंफॉर्मेशन जाती है उसको फिल्टर करना, ये इंश्योर करना कि कोई साइबर अटैक आपके सिस्टम पे ना हो, कोई वायरस अटैक ना हो जाए आपके सिस्टम पे। और क्राउड स्ट्राइक का एक फैल्कन नाम का ये सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो ये और डिफेंडर मिलकर आपके सिस्टम को सुरक्षित बनाते हैं। ये एक मोटा मोटा जो एक सेटअप है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। अब होता क्या है कि आपने देखा होगा कि कोई भी सॉफ्टवेयर होता है वो हमेशा कुछ समय बाद उसके अपडेट्स आने स्टार्ट होते हैं। आपकी मोबाइल डिवाइस है उसके ऊपर भी हर 2-3 महीने में एक बार अपडेट आता है, फिर आप उस अपडेट को इंस्टॉल करते हैं, फिर आपका मोबाइल रीस्टार्ट होता है। सेम चीज आपके कंप्यूटर में भी होती है कि कोई भी नया अपडेट आया तो आप उसको रीस्टार्ट करते हैं इंस्टॉल करने के बाद में। यहाँ पर भी कल रात को क्राउड स्ट्राइक जो कंपनी है उसने अपने फैल्कन सॉफ्टवेयर का एक अपग्रेड निकाला। अब नॉर्मली ये होता है कि कोई भी अपग्रेड निकलता है तो पहले कई सिस्टम्स पे उसकी टेस्टिंग होती है, कई जगह पे देखा जाता है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और सारी चीजों को देखभाल कर सारे चेंजेस करने के बाद में ही ऐसे जो अपडेट आते हैं वो मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं। अब हमें नहीं पता कि अभी क्या हुआ, लेकिन आज सुबह करीबन 8 या 9 बजे के आसपास से ये इश्यूज आने स्टार्ट हो गए थे। अमेरिका में उस समय रात हो रही थी और अचानक जो भी लोग अपने सिस्टम्स ऑन कर रहे थे उनका सिस्टम ऑन होता था और तुरंत उस पर ब्लू स्क्रीन आ जाती थी, जिसको हम ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ बोलते हैं, BSOD बोलते हैं। उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका सिस्टम काम नहीं करता है, वो सीधा आपको रिबूट करने के लिए बोलता है। अब यहाँ पे समस्या ये हो रही थी कि जो लोग रिबूट कर रहे थे सिस्टम को वो वापस से घूम फिर के उसी स्क्रीन पे आ पा रहे थे और इस वजह से वो अपने सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। अब आप ये देखिए कि ये कितनी बड़ी समस्या हो गई। कुछ ही घंटों के अंदर पूरी दुनिया भर की एयरलाइंस ठप हो गई, मीडिया हाउस ठप हो गए,
आपके बैंकिंग सिस्टम्स जो हैं वो ठप हो गए क्योंकि सब जगह विंडोज यूज किया जाता है। आप किसी बैंक में जाएंगे तो वहां पे जो बैंक के जो कर्मचारी बैठे रहते हैं वो विंडोज का सिस्टम यूज करते हैं। अब अगर आदमी अपने सिस्टम्स को यूज ही नहीं कर पाएगा, एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, तो कोई काम नहीं कर सकता, है ना? हम्म, ऐसे ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टॉक मार्केट्स हैं, इवन जो अमेरिका की 911 इमरजेंसी सर्विस है वो भी ठप हो गई है इसकी वजह से। तो जी आप जी। अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट था। और कुछ ही मिनटों के अंदर पूरे सोशल मीडिया के ऊपर इसके बारे में जानकारी आ गई। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एंड पे चेक किया। फिर क्राउड स्ट्राइक जो कंपनी है उन्होंने अपने इंजीनियर्स को लगाया तो उनको पता लगा कि यह उनका जो कल रात का जो अपडेट था उसमें कोई तकनीकी खामियां थी, कुछ कमियां थी जिसकी हम्म, वजह से इश्यू हुआ। अभी उन्होंने इसको खामी को ठीक करके एक अपडेट लॉन्च कर दिया है। तो अच्छा। अभी जो लोग अपना सिस्टम ऑन करेंगे उनको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिन लोगों के सिस्टम्स ऑलरेडी खराब हो चुके हैं, मतलब जिन पे इसका इम्पैक्ट आ चुका है, उनके लिए अभी कंपनी काम कर रही है और उसमें कुछ घंटे भी लग सकते हैं और कुछ दिन भी लग सकते हैं। ये अभी तक का अपडेट है इसमें। अच्छा, एक चीज आपसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली। आप देखिए, ये समस्या आई है, इस पर हम आगे और बात करेंगे इसके अलग एंगल्स पे। लेकिन जी इसीलिए दर्शकों हम कहते हैं कि विषय के जानकार से जब हम बात करते हैं तो चीजें बड़ी आसानी से समझ में आती हैं। और यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी ये पता लगी कि इस समस्या के जो शिकार हुए हैं उनके दो हिस्से हैं। एक वे लोग जिन्होंने ये बग आने के बाद जो भी वो अपडेट से आया उस समय अपने गैजेट्स को उन्होंने इस्तेमाल किया और वो उसके शिकार हो गए हैं। लेकिन जी जिन्होंने उस समय तक ये नहीं किया वो सुरक्षित है। यानी कि जी पूरी तरीके से, यानी कि सारे के सारे उपभोक्ता या जो यूजर्स हैं वो इसके शिकार नहीं हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, ये तकनीकी चीजें हैं। आपने कहा कि एक अपडेट उन्होंने दे दिया है, बाकी जो ऑलरेडी परेशानी में फंस चुके हैं वो हम्म, सिस्टम्स के लिए भी काम करेंगे तो उसमें समय लगेगा। यहाँ तेजी तो जी दिखाई है, बाकी सब ठीक है। लेकिन हम्म, सवाल ये आता है मनीष जी कि जी हमारी निर्भरता जब इस तरह की तकनीकी पर इतनी ज्यादा हो चुकी है, आप देखिए एक साथ, मतलब मैंने अभी अपडेट लिया तो ऑस्ट्रेलिया में इमरजेंसी मीटिंग कॉल हो गई है गवर्नमेंट की। जी जी भारत में अभी वो स्थिति नहीं है। हालांकि जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहां लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। वहां जो भी बोर्डिंग हो रहे हैं वो हाथ से लिख के दिया जा रहा है। मेरे भी एक जानकार इस समय बैंगलोर एयरपोर्ट पर पिछले काफी देर से इधर से उधर भाग रहे हैं। तो सच कहूं तो मुझे इस घटना के बारे में दोपहर के लगभग उन्हीं से पता चला। उसके बाद मैंने आपसे संपर्क किया। जी समस्या जी ये है कि इसी के साथ देखिए, जब भी कोई चीज चलती है तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उसके साथ साथ चलती है। तो हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को भी ऑन अकाउंट ले लेते हैं। ये बिल्कुल। वाकई में ईमानदारी से कोई बग ही है, कोई तकनीकी समस्या ही है, या एक साइबर अटैक भी हो सकता है? जी, जी, बिल्कुल। देखिए इसमें कई एस्पेक्ट्स हमें देखने पड़ेंगे अवनीश जी। अब फिलहाल जो ये इश्यू है ये कंपनी कह रही है कि साइबर अटैक नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से संभव है कि इस तरह का कोई बग किसी कंपनी के प्रोडक्ट में डालकर उसको पूरी दुनिया भर में फैलाया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा पहले कुछ वायरसेस भी कुछ साल पहले तक आते थे, एकदम से पूरी दुनिया में फैल जाते थे। आई लव यू नाम का एक वायरस आया था बीच में। देन अभी पिछले दिनों रैनसमवेयर के नाम से कुछ वायरसेस चल रहे हैं पूरी दुनिया भर में, आते रहते हैं। Y2K आया था उस टाइम पे कई वायरस हाँ। आए थे। तो इसमें कोई मतलब मैं इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा कि ये सच्चाई के बहुत नजदीक है। मतलब अच्छा। आज की घटना ने हमें ये दिखा दिया है कि क्या चीजें हो सकती हैं। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि सॉफ्टवेयर के अंदर एक बग था जिसकी वजह से लाखों करोड़ों सिस्टम्स डाउन थे। अब ये जो बग है ये हो सकता है कि गलती से रह गया हो सकता है कि जो प्रोग्रामर है उसकी किसी गलती से कोई एक दो लाइंस ऊपर नीचे हो गई होंगी, कोई कोई कोड के अंदर कोई ऊपर नीचे हो गया होगा। लेकिन यहीं पर अगर कोई इंटेंशनली करना चाहे वो भी संभव है। वो भी पूरी तरह से संभव है कि आप एक छोटे से कोड की वजह से आप पूरी दुनिया भर की कंप्यूटर्स को आप रोक सकते हैं। पूरी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एयरलाइंस है, सबको आप मतलब बिल्कुल आप हॉल्ट कर सकते हो। अभी मैं कलकत्ता एयरपोर्ट के बारे में पढ़ रहा था तो वहां पे आज 11 फ्लाइट्स अभी कैंसिल हो गई हैं। ये हम्म, खाली कलकत्ता एयरपोर्ट की बात है। अगर आप पूरी दुनिया भर के एयरपोर्ट्स की अगर बात करेंगे तो हो सकता है हजारों या लाखों फ्लाइट्स कैंसिल हो गई होंगी आज। और एक फ्लाइट कैंसिल होने से कितना रेवेन्यू लॉस होता है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा बिल्कुल। अगर कोई
कोई बैंकिंग है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, अगर वो कुछ घंटों के लिए भी बंद होता है तो कई लाखों करोड़ों रुपए का उनको नुकसान होता है ट्रांजैक्शंस वैल्यू के हिसाब से। यहाँ पे तो आप पिछले 8-10 घंटे से कितने सिस्टम्स बंद हैं, कितने सिस्टम्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप मतलब मुझे जो लग रहा है ये कई ट्रिलियंस डॉलर का नुकसान है अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं सबको अगर मिला लिया जाए तो ये कई ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है इनको आज में। और बिल्कुल ये जी बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है, अगर कोई इंटेंशनली करना चाहे तो भी तो भी चीज पॉसिबल है। चलिए, ये एंगल भी साफ हुआ। अच्छा, एक चीज और जो मेरे मन में लेमैन की तरह जिज्ञासा उठ रही है, चूंकि बैंकिंग सेक्टर भी इससे प्रभावित हुआ है, स्टॉक मार्केट भी इससे प्रभावित हुआ है। अब जब बैंकिंग आता है तो देखिए साहब, एक आम भारतीय जनमानस का ये है कि अरे मेरा बैंक में रखा हुआ पैसा सब कुछ ऑनलाइन है, कहीं उड़ तो नहीं गया, इस तरह का कोई खतरा? देखिए बिल्कुल हो सकता है इस तरह का खतरा। देखिए बैंकिंग में क्या होता है, मतलब ये जो आज की घटना है इसमें तो इस तरह का खतरा नहीं है, लेकिन इस तरह के खतरे हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। बैंक्स के अंदर में जो भी ऑनलाइन बैंकिंग होती है वो सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होते हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होते हैं। मतलब कि ये है कि आपने मान लीजिए आपने अपना मोबाइल बैंकिंग ऑन करी और आपने अपने अकाउंट से किसी को ट्रांजेक्शन किया। आपने मान लीजिए मुझे 50,000 रुपए भेजे, तो वो 50,000 रुपए कोई ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास फिजिकल फॉर्म में आ रहे हैं। वो आपने एक ट्रांजेक्शन किया, वो रिकॉर्ड हुआ बैंक के पास में। अब वो बैंक के सर्वर पे जाएगा। अब वो बैंक के सर्वर पे जाने के बाद में 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद वो एग्जीक्यूट करेगी बैंक उसको, देन वो मेरे अकाउंट में दिखाई देगा। ठीक है, अकाउंट में तो तुरंत दिख जाएगा, लेकिन उसकी एक रिकंसिलेशन होती है। पूरे दिन में बैठ के ये बैंक वाले बैकएंड पे रिकंसिलेशन करते हैं। उसके बाद में वो जो एक्चुअल में जो ट्रांजेक्शन होता है वो बैकएंड पे होता है। अब सपोज कीजिए कि ऐसा कुछ वायरस आ जाए जो आप जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन करें आपकी वैल्यू को कम ज्यादा कर दे, या आपका जो अकाउंट नंबर है उसको ही चेंज कर दे बैकएंड से, तो क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल। ये और सिंपल सा इसमें सिंपल सी कोडिंग है, इसमें ये सिंपल सी खतरा यहाँ कोडिंग दिखाई दे रहा है। लेकिन आपने एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दी कि ये जो अभी समस्या आई है माइक्रोसॉफ्ट की के साथ, इस दौरान बैंकिंग सेक्टर में इस दौरान इस तरह की किसी समस्या का, क्योंकि ये चूंकि वर्ल्ड वाइड हुआ है, तो मेरे मन में जिज्ञासा आई कि साहब आपने जब ये कहा कि इसमें इतने रुपयों का, इतने वैल्यूज का लॉस हुआ है, भाई आपकी विमान सेवा रुकी है, बैंकिंग रुका है, तमाम सर्विसेज और रुकी हैं, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रुकी हैं, तो इतने सारे रेवेन्यू का लॉस हुआ। तो मुझे लगा कि मैं ये सवाल जरूर पूछ लूं और दर्शकों तक ये बात पहुंच जाए कि अकाउंट में रखे हुए कुछ पैसे तो नहीं गड़बड़ होंगे। ये तो खैर ठप होने की वजह से लॉस है, तो इसका इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब एक चीज मेरा हमेशा मनीष जी अप्रोच होता है कि हम दुनिया की किसी भी समस्या पर बात करें, लेकिन उसमें मैं एक चीज जरूर खोजता हूं कि भारत का क्या, हमारा क्या, मेरा क्या, मेरे देश का क्या। जी ये सारा कुछ निर्भरता अब तो बढ़ती रहेगी। डिजिटलाइजेशन जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और कम से कम भारत में 2014 के बाद से जो रफ्तार पकड़ी है उसका लोहा जो है वो विश्व मान रहा है, कम से कम डिजिटलाइजेशन में, चाहे वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का हो और बाकी सारी चीजों का हो। जी क्या अब इसका कोई बैकअप रखने की आवश्यकता नहीं है? और दूसरा, इस आपदा में, मैं प्रधानमंत्री की बात प्रधानमंत्री जी की तरफ ही वापस करता हूं, इस आपदा में भारत के लिए कहीं कोई अवसर है? जी बिल्कुल अवसर है, और मेरे हिसाब से ये हमें उस दिशा में जाना भी पड़ेगा। एंड अगर हम चीन की बात करें तो चीन उस दिशा में ऑलरेडी जा चुका है और काफी अच्छे लेवल पे पहुंच चुका है। क्योंकि चीन में अगर आप बात करें तो वहां पे चीन का ऑपरेटिंग सिस्टम भी वो लोग खुद का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी एप्लीकेशंस हम लोग डे टू डे यूज करते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, चीन के पास हर एप्लीकेशन का एक क्लोन है, खुद का लोकल क्लोन जिसको हम बोल सकते हैं। और वहां के लोग उन्हीं एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। वो लोग गूगल भी इस्तेमाल नहीं करते, फेसबुक भी इस्तेमाल नहीं करते, जीमेल भी इस्तेमाल नहीं करते वहां के लोग। और जो इस्तेमाल करते हैं उसके कंटेंट की अच्छी खासी फिल्टरिंग होती है ताकि आप अनवांछित चीजें इधर उधर ना भेज सकें। तो मेरा मानना यह है कि जितने भी हमारे पास लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, चाहे वो कंपनी के पास हो चाहे वो इंडिविजुअल के पास में हो, हमारे पास में कई करोड़ों हैं आज की तारीख में। और दुर्भाग्य कहिए या जो भी कहिए, लेकिन उनमें से मैक्सिमम नंबर विदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ही है। चाहे विंडोज हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे आपका कोई भी और सिस्टम हो, हम उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हम देसी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएं जो कि अच्छा भी हो, जिसकी कैपेबिलिटी भी अच्छी हो और जो मान्य भी हो सब जगह पे।
और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर करना चाहे तो इसको किया जा सकता है। इसके अलावा जो मेरा मानना है कि जो हमारा बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका पूरा नेटवर्क आ जाता है, आपके पूरा जो ऑप्टिकल फाइबर केबल का नेटवर्क है वो है, नेटवर्क डिवाइसेस है, उसके अलावा आपकी स्विचेस हैं, फायरवॉल्स है, सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं। अब ये जो आज का मामला हुआ ये एक सिक्योरिटी एप्लीकेशन है, क्राउड स्ट्राइक। तो ये जो बैकएंड है ये हमें खुद का बनाना पड़ेगा। इसमें सरकार कुछ कदम ले रही है, क्योंकि हम अब पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो नेटवर्क डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग की पीएलआई हमारे पास आ चुकी है, सर्वर्स की पीएलआई हमारे पास ऑलरेडी चल रही है। इसके अलावा जो आपके 5G और 6G के जो डिवाइसेस हैं वो सारे भारत में बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम प्रयास नहीं कर रहे, हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी बहुत लंबा रास्ता इसमें नापना है। ये पीएलआई क्या है? मैं चाहूंगा जरा इसको, आपने टेक्निकल टर्म बोल दिया, मुझे समझ में नहीं आया क्या है। जी पीएलआई स्कीम होती है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसमें सरकार क्या करती है, सरकार किसी भी सेक्टर के लिए कुछ आप मान के चलिए कुछ अनुदान या कुछ उनको कुछ सब्सिडी देती है, प्रोत्साहन, सब्सिडी देती है। प्रोत्साहन, हाँ जी, राइट। सरकार कहती है कि ठीक है आप हमारे लिए कंप्यूटर्स बनाइए, भारत में आके कंप्यूटर बनाइए, उसके बदले में हम क्या करेंगे, हम आपको साल का 500 करोड़ रुपए आपको इंसेंटिव दे देंगे, या आपका टैक्स मान लीजिए 100 करोड़ बन रहा है तो हम उसमें से 30% छोड़ देंगे आपके लिए, आपको जमीन सस्ती दे देंगे, आपको बिजली सस्ती दे देंगे। हाँ, ये प्रमोशन चलते हैं, टैक्स हॉलीडे और तमाम चीजें, ठीक है। जी हाँ। तो उसकी वजह से फायदा ये हुआ है कि 5G का जो हमारा बैकबोन स्ट्रक्चर है पूरा इंडियन मेड है, जिसमें जियो ने हमारा पूरा सॉफ्टवेयर का काम किया है, टीसीएस ने सॉफ्टवेयर का पूरा काम किया है, हार्डवेयर हमारे यहाँ के बने। हाँ, कुछ चीजें हैं जो हमने एरिक्सन या फिर जो बाहर की एक दो कंपनियां हैं उनसे बनवाई हैं, लेकिन फिर भी हमारा ये काफी हद तक 90% तक हमारा खुद का बना हुआ है। तो फ्यूचर में यही इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीजें हैं अगर हम देसी बनाएंगे, उनका कंट्रोल हमारे पास में रहेगा, हमारा जो भी डेटा होता है वो हमारे देश में ही रहे, हमारे देश के डेटा सेंटर्स में ही रहे, तो ही फायदा है। अदरवाइज आगे आप देखिए, आज का जो दिन भर में 8-10 घंटे पिछले गुजरे हैं, इसने हमें ये संदेश दे दिया है कि हमारा जो कंट्रोल है वो हमारे पास में नहीं है। आप अपने सिस्टम पे लॉगिन नहीं कर सकते, आप अपने सिस्टम पे कुछ काम नहीं कर सकते, आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। कल को हम सबके पास में एंड्रॉइड फोन्स हैं या एप्पल के फोन्स हैं, ठीक है, कल को हमारी अमेरिका से दुश्मनी हो जाती है या कुछ भी ऐसा होता है, गूगल कहता है कि ठीक है जी आज रात 12 बजे से इंडिया के अंदर जितने भी एंड्रॉइड फोन्स हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। सेम चीज हमने रूस के अंदर होती हुई देखी है 2 साल पहले, जब रूस से सारी अमेरिकी कंपनियां गई थी, रातों रात छोड़ के गई थी और अगले दिन से अपग्रेड देना बंद कर दिया था, सपोर्ट देना बंद कर दिया था, सारी चीजें नॉन फंक्शनल हो गई थी। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरे पास एंड्रॉइड फोन है, मेरे फोन में 50 तरह की एप्स हैं, मेरी बैंकिंग एप्स, ये वो म्यूचुअल फंड की एप, सब कुछ उसमें है। आज रात को 12 बजे से मान लीजिए मेरी एप्स सारी चलनी बंद हो जाती है, तो मैं एक तरह से डिजिटली पंगु हो जाऊंगा, मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ऐसे ही अगर एप्पल भी कह देता है कि ठीक है रात 12 बजे से हम अपना ऑपरेशंस खत्म कर रहे हैं इंडिया में, तो हम क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट कह देता है कि ठीक है हम इंडिया में ऑपरेशंस नहीं कर रहे हैं अब आज रात 12 बजे से, हमें जो नुकसान होगा कुछ बिलियन डॉलर्स का हम झेलने के तैयार हैं, यूएस गवर्नमेंट हमें पैसा देने के लिए तैयार है, हम नहीं कर रहे, जाइए, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे सारे सिस्टम्स बंद हो जाएंगे। तो ये जो डिपेंडेंसी है इसको हमें लॉन्ग टर्म एक प्लान बनाकर, गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, लेकिन मेरा मानना है कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले बनाना पड़ेगा हमारे स्मार्टफोन्स के लिए, हमारे कंप्यूटर्स के लिए, सर्वर्स के लिए। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर ये इन पे आपका कंट्रोल नहीं है तो आपके जैसे होता है ना, आपके पैरों के नीचे से कभी भी जमीन निकाली जा सकती है। आज वही हुआ है, ठीक है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था और आप देख लीजिए उसके बाद में कितना प्रॉब्लम हुआ है। बिल्कुल, और जब से मैंने सुना है मेरे फोन्स पे और मेरे टैब पे, लैब पे अक्सर अपडेट आते रहते हैं। अब तो मुझे डर लग रहा था आज कर्सर वहां पे दबाते हुए कि ऐसा कुछ ना हो जाए। बहरहाल यहाँ पर ये चीज साफ तौर पर दिखाई दे रही है। देखिए साहब, आपने चाइना का एग्जांपल दिया, उन्होंने सब कुछ अपना बना लिया, लेकिन वो कम्युनिस्ट कंट्री है साहब, वो तो डंडा मार के जो है वो क्या क्या करती है आपको पता ही है, मस्जिदों को कैसे गिराती है, उइगर मुसलमानों का ले लीजिए, हैं उनका जो है सैनिटाइजेशन कैसे कैसे करती है, वो सारा कुछ है, तो वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप जबरिया नहीं कर सकते, इसलिए भारत के लिए ये एक अलग लेवल का चैलेंज हो जाता है, कम से कम अपने देश की जब बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर तो आप समझ ही रहे हैं ना, हमें चाहिए आजादी वाला माहौल
है। लेकिन यहाँ पर जी आपसे बात करने के बाद कम से कम इस बात का संतोष जरूर हुआ। देखिए, जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ अभी हुआ है वो आपने टेक्निकली बता दिया क्या है क्या नहीं है, दर्शक भी उसको जी समाचारों में जान रहे होंगे। लेकिन आपने जो ये बताया कि सरकार जिस तरीके से इस पे आगे बढ़ रही है और अभी बहुत ज्यादा इस पर काम करने की आवश्यकता है। और कहते हैं ना कि जब ठेस लगती है तो जी फिर आदमी की नजर जो है अपने अंगूठे पर जाती है और फिर उस अंगूठे की देखभाल शुरू होती है। तो मुझे लगता है जी कि मैं कहीं गलत तो नहीं था जब मैंने अपने इंट्रो में ये कहा कि अभी तक के विश्व के इतिहास में ये सबसे बड़ा साइबर एक्सीडेंट है। मुझे लगता है कि जी जी ये अब तक की सबसे बड़ी घटना है जहां पर इस तरह की जी चीजें जी हुई हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल अवनीश जी, सबसे बड़ा आप इसको डिजिटल एक आउटेज बोल सकते हैं अभी तक का, क्योंकि आज से पहले किसी एप्लीकेशन का होता था कि फेसबुक जी डाउन हो जी गया, ट्विटर डाउन हो गया या कुछ ऐसा हो गया। इस बार आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं अपने सिस्टम में, मतलब आपको एक तरह से बिल्कुल पंगु बना दिया गया है। तो ये बिल्कुल। बहुत बड़ा एक इंसिडेंट है और हमें इससे सीख लेनी चाहिए। और मैं एक छोटा सा बिल्कुल एग्जांपल और देता हूँ कि जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो रशिया के सारे ट्रांजैक्शंस स्विफ्ट के माध्यम से होते थे। स्विफ्ट एक पेमेंट गेटवे हाँ, समझ लीजिए या पेमेंट का एक सिस्टम है। इंटरनेशनल बैंकिंग के थ्रू। जी 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 बिल्कुल। हाँ, तो नाटो देशों ने, अमेरिका ने और यूरोप ने मिलकर रूस को उस सिस्टम से हटा दिया रातों रात। उसके बाद के आप वीडियोस देखिए रूस के, कि रूस में लोगों के लिए ट्रांजैक्शन करना बहुत मुश्किल हो गया था। लोग कई कई दिन तक खड़े रहते थे बैंकों के सामने कि हमारा कुछ पैसा ट्रांसफर कर सके। लेकिन बाद में रूस ने हम्म खुद का सिस्टम बनाया और रूस ने जितने भी उसके देश थे, जितने भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर थे, उनके साथ में उसने ट्रीटीज की कि भाई आप हमारे पैसे में आप हमें रूबल में दीजिए या फिर आप चाइना की करेंसी उसमें दीजिए, या भारत के साथ रुपए में ट्रांजेक्शन कर रहा है। तो इस तरीके से हमें भी इस डिजिटल जो हमारा जो डिपेंडेंसी है इसका इसका ऑल्टरनेटिव हमें खोजना पड़ेगा, आज निकालना नहीं तो पड़ेगा कल। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। लेकिन जी, और वरना बहुत यहाँ बड़ी हमारे समस्या में फंस हमारे सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और मनीष जी, यहाँ हमारे खाते में कई सफलताएं दर्ज हैं। यूपीआई, जी आपका रुपए जी कार्ड, आपने जी कहा जी ना जी कि हम कुछ ऐसा डेवलप करें एक तो जो सुरक्षित हो, अच्छा काम करता हो और वो हम्म, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जा सके। तो मान्य, यहाँ पर हमारे बिल्कुल पास ऑलरेडी दर्ज है भाई, यूपीआई का लोग लोहा मान रहे हैं बाहर जी के जी जी देश। और जी यही स्थिति रुपए कार्ड, आप देखिए, आपने रशिया वाला मामला बता ही दिया। निश्चित जी तौर पर एक्सीडेंट जब होता है तो हेलमेट आपकी याद आती है। और जी यहां से ये सिलसिला अगर शुरू होगा, भला कहिए कि 2014 के बाद आपके देश में एक ऐसी सरकार है, उसके एक ऐसा राजनीतिक नेतृत्व है जो कम से कम इस दिशा में सोच रहा है। अदरवाइज हम्म यूपीआई लॉन्च करते समय हम्म, किसी भूतपूर्व फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि ये जी सपना है, हर हाथ के मोबाइल में कैसे पैसे आ जाएंगे। तो जी ऐसा जी भी था। तो मुझे लगता है कि इससे एक सबक सीखेंगे और सरकारें भी सबक सीखेंगी, हम जी यूजर्स भी सबक सीखेंगे और एक ऐसा माहौल बनेगा जिस तरफ आगे बढ़ के कम से कम डिजिटल वर्ल्ड जिस तरीके हम्म, से हमारे दिनचर्या का हिस्सा बनता जा रहा है, हम उस पर निर्भर होते जा रहे हैं और आप जी इसको अवॉइड नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं अवॉइड कर जी सकते। मुझे लगता है कि आदमी के 2 वक्त का खाना छीन लिया जाए आज की डेट में, ये मजाक नहीं है। लेकिन व्यक्ति का जी मोबाइल आप छीन लीजिए, वो कहेगा साहब 4 टाइम जी खाना नहीं खाएंगे लेकिन मेरा मोबाइल मेरे पास दे दीजिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि सत्य उसे सोशल मीडिया और यूट्यूब देखना है, बहुत सारी जरूरतें यहाँ से पूरी होती हैं। मनीष जी जी, इस विषय पे आपने हमें तकनीकी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि मनीष जी के साथ ये बातचीत करने के बाद, और मनीष जी से एक ये मेरी कमी है कि मनीष जी से काफी अरसे बाद हमारी बात हो रही है, लेकिन मनीष जी को लेके हम ऐसे विषयों पर बार बार आते रहेंगे क्योंकि मनीष जी सिर्फ साइबर एक्सपर्ट ही नहीं है, उसके साथ नेशन फर्स्ट के भावना से लगातार खुद को अपडेट करते रहते हैं, खुद को एनरिच करते रहते हैं। मैं फेसबुक पर जब कोई तकनीकी बात जाननी होती है तो मैं इनकी वाल पर जरूर जाता हूँ। मनीष जी, आपको थैंक एक यू। बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ हमें और मनीष जी दोनों को धन्यवाद। आगे दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।